1.3। इसमें क्या है क्वेश्चन ना, ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स टू 4 पॉइंट जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास, अच्छा, मास इज इक्वल टू अल्फा kg, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकंड, shows the calorie has a magnitude of this। तो आप लोगों कैसे, क्या हम लोग आगे एक बार पढ़े थे ना, आगे का एक क्वेश्चन था जिसमें कि टाइम को हम लोग स्टेब्लिश किए थे, टाइम टी इज इक्वल टू के इंटू रूट अंडर एल बाई जी। वहां पे क्या था, आप डायमेंशनल फार्मूला के यूज से न्यू यूनिट्स बना ले रहे थे, मतलब फार्मूला बना ले रहे थे डायमेंशनल फार्मूला के यूज से। एक्चुअली वो क्या था, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये तो था हमारा एक कांस्टेंट और एक मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी क्या है ना, जब भी आप एक कोई कांस्टेंट मान लो, आप n1 का, वहाँ पे क्या था, k कांस्टेंट था हमारा, t इज इक्वल टू क्या था, k इंटू रूट अंडर l बाई जी। इसमें क्या था, t का डायमेंशन t होगा, k कांस्टेंट था, रूट अंडर l बाई जी का भी पूरा आप जब डायमेंशनल फार्मूला निकालते थे तो t आ रहा था। मतलब क्या था, इससे n1 u1 इज इक्वल टू n2 और u2, डायमेंशनल फार्मूला इधर का पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में, देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या हो गया, n1 u1 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे t मल्टीप्लाइड बाय 1 था, क्योंकि हमारा t क्या था, हमारा जूल में था, t SI यूनिट है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हम लेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 u1 क्या होगा ना, कि आपका जो डायमेंशनल फार्मूला और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, इसको आप किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, कोई भी दो, अगर मान लो आप सीजीएस सिस्टम में है, एमटीएस सिस्टम में है, एमटीएस सिस्टम में हो या सीजीएस सिस्टम में, फॉर्मूला तो सेम ही है, तो उसका कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशनल फार्मूला। तो मान लेते हैं n1 क्या, यहाँ पे इसलिए मैंने लिख भी दिया, n1 एंड n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये कांस्टेंट एक मैग्नीट्यूड जो भी होगा, और u1 और u2 क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब किस यूनिट में आप मेजरमेंट करो, मान लो एसआई में कर रहे हो या किसी और यूनिट में, सीजीएस सिस्टम है या एफपीएस सिस्टम है, किसी में भी कर रहे हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 4.2 जूल होता है एनर्जी का, जब वो एमटीएस सिस्टम में होता है या फिर एसआई सिस्टम में होता है। एसआई सिस्टम में एक 4.2 जूल होता है जब एनर्जी, जब वो एसआई सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे हमारा N1 का वैल्यू क्या है, 4.2, और एसआई सिस्टम में 1 केजी पर मीटर, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, इसलिए क्या होगा, एम क्या होगा हमारा 1 होगा, एल क्या होगा 1 होगा, एम क्या होगा 1 सेकंड होगा, क्योंकि हम लोग 1 एसआई क्या है, एक रेफरेंस है हम लोग को, वहीं से सारा हम यूनिट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे एम का, एल का, टी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एम तो हम लोग को निकालना है कि नए सिस्टम में क्या होगा हमारा, क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्या होगा, एम टू क्या है, अल्फा यहाँ पे दे रखा है, मास इक्वल टू अल्फा के, ठीक है, एल टू क्या है, बीटा, और टी टू क्या है, गामा सेकंड, ठीक है। अब इसको है ना हम लोग फार्मूला में बैठाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला हम लोग का एनर्जी का क्या होता है, मीटर एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 2 पी टू द पावर माइनस 2, ये यहाँ से आप लिख लो डायरेक्ट, ये यूनिट है, ये डायमेंशनल फार्मूला है, केजी इसलिए मीटर आ गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया, एफ टू द पावर माइनस 2 इसलिए टी टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एन टू निकालना है, तो एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन यू वन बाई एन वन यू वन बाई यू टू। तो एन वन क्या हो गया हमारा कांस्टेंट 4.2, और यू वन क्या हो गया हम लोग का फर्स्ट डायमेंशनल फार्मूला, फर्स्ट डायमेंशनल फार्मूला मतलब ऐसे ऐसे वाला जो डायमेंशनल फार्मूला वो एम वन बाई एम टू, एम वन हो या एम टू, दोनों के पावर कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे पावर 1, एल वन बाई एल टू, उसके पावर क्या होगा 2, टी वन बाई टी टू, ई टू द पावर क्या होगा माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ सब वैल्यूज आप डाल दो, एन वन क्या हो गया 4.2 हो गया, आपका एम वन कितना है 1 केजी है, और इसमें क्या है एम टू क्या है, अल्फा दिया हुआ है 1, ये सारा बैठा दोगे आप, बैठाने के बाद जब आप फाइनली निकालोगे तो वो खुद ही आपका एम टू क्या आ जाएगा 4.2 अल्फा टू द पावर माइनस 1,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1.2 explain this statement clearly. To call a dimensional quantity large or small, meaningless without specifically a standard for comparison. In view of this, reframe the following statement whether necessary. इसमें क्या है, जो भी आपको स्टेटमेंट आके दिया हुआ है ए से एफ तक, वो आप रिफ्रेम कर पाओगे कि नहीं, करना है कि नहीं करना है, ये पता चलेगा। तो हम स्मॉल से किसी चीज से कंपेयर, बड़ा चीज से कंपेयर करो, तो एटम क्या छोटा है। अगर एटम को आप कंपेयर कर दो किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से, लाइक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन से आप कंपेयर करोगे एटम को, तो एटम क्या उससे बहुत बड़ा है। इसलिए इसका रेफरेंस हम लोग क्या करेंगे, एटम इज वेरी स्मॉल बट इन कंपेयर टू द टिप ऑफ पेन और अ सॉकेट बॉल, कि कोई बॉल वॉल ले या फिर पेन का टिप ले, उसके कंपेयर में एटम छोटा होगा। अगर आप इसको समझोगे तो एटम भी किसी से छोटा हो सकता है। जैसे हम एटॉमिक पार्टिकल्स ले लें, उससे भी छोटा है ना, एटम से छोटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर आप आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम से भी छोटा होता है। तो इसलिए इसका रिफ्रेमिंग कर सकता हूँ। रिफ्रेमिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये ना रेफरेंस सही से नहीं दिया है। एटम को कंपेयर हम लोग किसी किससे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर एटम को आप उससे बड़े चीज से कर दोगे तो वो छोटा दिखेगा, अगर एटम को उससे छोटी चीज से कंपेयर कर दोगे जैसे इलेक्ट्रॉन से, तो वो फिर बड़ा दिखेगा। इसलिए इसको हम लोग रिफ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, ये जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। अब जेट प्लेन बहुत हाई स्पीड में किसके रेफरेंस में है, बहुत हाई स्पीड में किसके रेफरेंस में। अब अगर आप मान लो एक साइकिल के रेफरेंस में लोगे तो बहुत तेज जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लाइट ईयर ले लो, उसके कंपेयर में तो बहुत स्लो है। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड ले लो, उसके कंपेयर में तो एक जेट प्लेन की स्पीड कुछ नहीं है ना, 3.8 इंटू 10 to the पावर कितना होता है, 8। तो उसके कंपेयर में तो कुछ भी जेट की स्पीड नहीं होता। तो यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि हम किसको रेफरेंस ले रहे हैं। इसलिए ये लाइन की रेफरेंस क्या होगा, जेट प्लेन विद ग्रेट स्पीड कंपेयर टू रेसिंग बाइसाइकिल और अ स्पीड ऑफ अ कार। अगर बाइसाइकिल के कंपैरिजन में करोगे तो जेट प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। मास ऑफ जुपिटर तो बहुत, जुपिटर का मास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कंपेयर किससे कर रहे हो, अर्थ से कंपेयर कर रहे हो या फिर उससे छोटे मान लो प्लूटो से कंपेयर करो, तो सच में उसका मास बहुत ज्यादा होगा जुपिटर का। लेकिन अगर आप उसी जुपिटर को कंपेयर करो सन से या फिर किसी ब्लैक होल से या हम लोग सोलर सिस्टम से कंपेयर करो, उसके उसका मास क्या होगा, बहुत छोटा दिखेगा आपको। यहाँ पे इस लाइन को हम लोग रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेम कर सकते हैं। मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ से कंपेयर करेंगे तो जुपिटर का मास लार्ज होगा। अब आप ले लो द डी लेते हैं, द एयर इनसाइड दिस कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक रूम के अंदर में ऑब्वियसली किसी भी रूम के अंदर में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कब कब ज्यादा है, अगर आप समझ रहे हो कि एक वाटर बॉटल का कैन है 1 लीटर का, इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स कंपेयर करोगे एक रूम के मॉलिक्यूल्स से, तो उस टाइम में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है। लेकिन आप अगर एक रूम के में जितने मॉलिक्यूल्स है उसको कंपेयर करो इस सोलर सिस्टम से, उस टाइम में आपको लगेगा बहुत कम है रूम में मॉलिक्यूल्स। तो कंपेरिजन इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए ये लाइन भी रिफ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं ई। ए प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर आपका एटम हो, हम हर चीज को कंपेयर किससे करते हैं, छोटे, सबसे छोटे चीज से करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड इकाई है, मतलब क्या है, हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं प्रोटॉन को हमेशा इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे जो भी ये जो किया गया है ना कंपैरिजन, ये रिफ्रेम करने का कोई जरूरत नहीं, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट है। हाँ, एक प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से वेट में ज्यादा होता है, वैसे मतलब इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे रिफ्रेमिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलिए अब लेते हैं F से। The speed of a sound is much higher than the speed of light। तो हम लोग जितना भी चीज का स्पीड जब मेजर करते हैं ना, तो उसको मेनली मेजर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। तो यहाँ पे जो कंपेरिजन किया है वो ऑलरेडी ही करेक्ट है। अगर साउंड पे आप कंपेरिजन करोगे स्पीड ऑफ साउंड विद स्पीड ऑफ कार, तो वहां पे रिफ्रेमिंग होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, तो यहाँ पे रिफ्रेमिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
1.5. A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. मतलब स्पीड ऑफ लाइट न्यू यूनिट में क्या हो गया, वैक्यूम में 1 यूनिट माना गया, ठीक है। इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड तो सन के बीच का डिस्टेंस सेकंड डिस्टेंस है W सन और अर्थ के बीच में, उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो हम लोग को निकालना है न्यू यूनिट में W क्या होगा, मतलब डिस्टेंस क्या होगा। आप पहले ही पढ़े हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको यहाँ ना टाइम जो दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकंड में दिया है, इसको ना पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड्स में होता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, वन यूनिट दिया है तो वो तो टाइम तो सेकंड्स में ही होगा, तो इसलिए आपको ना ये पूरा जो 8 मिनट 20 सेकंड है इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो इज इक्वल टू क्या, 8 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड्स होता है, इसलिए 8 इंटू मल्टीप्लाई बाई 60, ये तो ऑलरेडी 20 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 सेकंड्स। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो 500 सेकंड आएगा। तो आपका जो W निकालना था, W क्या डिस्टेंस है, W इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड आपको कितना दिया हुआ है, 1 न्यू यूनिट पर सेकंड, तो 1 आप यहाँ पे डाल दोगे और टाइम कितना सेकंड्स निकल गया है, 500, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 500 इज इक्वल टू 500 न्यू यूनिट्स, न्यू यूनिट्स मतलब यूनिट यूनिट पर सेकंड होगा या फिर न्यू यूनिट्स होगा। ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग द लेंथ। तो हम लोग को लेंथ मेजर करने के लिए सबसे प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है इसमें से पता करना है। तो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा मैं एक रिव्यू बता दूं, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, यहाँ पे ना आप कोई भी पीस रखोगे या कोई भी पीस रखोगे, इसका ना आप ये डाया मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, इसे वर्नियर इसका ये क्या होता है, मेन इसमें क्या होता है, ये वाला मेन स्केल डिवीजन होता है, ये जो मैं कर्सर देखो जहाँ पे दिखा है 1 2 3 4 5 6, ये मेन स्केल डिवीजन होता है। और नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल जो होता है वो होता है यहाँ पे, ये वाला, ये है नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या होता है हम लोग का स्क्रू गेज, क्या होता है, स्क्रू गेज में भी आप ना कोई प्लेट का थिकनेस ये वाला चीज मेजर कर सकते हो। जब ये रैकेट को घुमाते हो तो यहाँ पे मान लो कोई प्लेट रखा, उसको रैकेट को घुमाया तो उससे आपका यहाँ पे काउंटिंग होता है। चलो ये सारे तीनों चीज को ना हमको कंपेयर करना है, वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन स्केल। अब कंपेयर आप ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कंपेयर किया जाता है लिस्ट काउंट के बेसिस पे, उसमें कितना फॉल्ट है वो ना आप एरर है वो पता चलता है लिस्ट काउंट से, ठीक है। इसके लिस्ट काउंट जितना भी सबसे कम होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, वो उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है कि लिस्ट काउंट जितना भी कम होगा वो हम लोग को उतना बेटर रिजल्ट देगा, उतना उसमें ना एरर का चांस कम होगा, ठीक है। अब हम तीनों का देखते हैं। पहला क्या दिया, ए वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल। ये आपका वर्नियर कैलिपर है, इसमें 20 डिवीजन है स्लाइडिंग स्केल पे, ये वाला स्केल स्लाइड होता है, ये तो फिक्स है, ये वाला स्केल इसका ना स्लाइड होता है, आगे पीछे कर सकते हैं आप, इसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कितना डिवीजन है, 20 डिवीजन है, तो उसमें लिस्ट काउंट निकालें। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। मेन स्केल डिवीजन क्या है, इसमें कितना है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, 1 to 2, यहाँ से 10 mm होगा। पहला जो होगा ना वो क्या होगा, एक 1 mm, 1 1 1 1 1 1 जुड़ के 3 mm होता है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कितना हो गया, 3 mm हो गया। तो सबसे क्या बोला, ये मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन में कितना हो गया, 1 mm का एक डिवीजन है, तो 1 mm को अगर आप मीटर में करोगे तो 10 to the power -3 होगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर का। नीचे का क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल में यहाँ पे कितना डिवीजन है, तो हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया, 20 डिवीजन, तो डिवीजन कितना हो गया, 20। लिस्ट काउंट आप निकालोगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 mm डिवाइडेड बाय 20। या इसको आप जब यहाँ कैलकुलेट करो या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 20, तो आपका वो क्या आता है, 0.05 mm आया, या फिर मीटर में लोगे तो 5 इंटू 10 to the power -5 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का पिच 1 mm, इसमें भी इसका भी पिच जो था, ये देखो 0 to 5 जो यहाँ पे दिया है,
से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, 1 mm का ही पीक होता है। पीक मतलब केवल इसमें लीस्ट काउंट से स्केल में कितना सर्कुलर डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को डिवीजन दिया है 100 और पिच कितना बोला है 1 mm, पिच कितना है 1 mm, 1 mm मतलब 10⁻³ डिवीजन कितना दिया 100, तो लिस्ट काउंट निकालेंगे 1 mm डिवाइडेड बाय 100 तो 0.01 mm या फिर 1 × 10⁻⁵ मीटर। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का निकालते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या बोला है, दैट कैन बी मेजर द लेंथ विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट आप क्या जानते हो 600 नैनोमीटर होता है, ठीक है। द एवरेज वेवलेंथ ऑफ ए विजिबल लाइट इज रफली 600 नैनोमीटर। हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम मेजर करते हैं कोई भी चीज का, तो उसमें ना आपका ये जो है क्या कहते हैं लिस्ट काउंट जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है आपको उसका वेवलेंथ के। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या बोला है 600 नैनोमीटर होता है, तो 600 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मीटर में लेके आओगे या फिर राउंडिंग ऑफ करोगे तो 6 × 10⁻⁻⁷ में। अब देखो लिस्ट काउंट तीनों का हम लोग जब निकाले तो हमारा वर्नियर कैलिपर का 5 × 10⁻⁵ आया, लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना है 1 × 10⁻⁵ आया, लेकिन आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कितना है 6 × 10⁻⁷ मतलब सबसे कम किसका है 6 × 10⁻⁷। ये सबसे छोटा वैल्यू है आपका इस इन तीनों में से। प्रिसाइज डिवाइस कौन सा होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब प्रिसाइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ही चीज का मेजरमेंट अगर वर्नियर से करोगे, स्क्रू गेज से करोगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से करोगे, आपको बेस्ट रिजल्ट किसमें मिलेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अच्छा, ऑफ ए मैग्निफिकेशन 100 he makes 20 observation and find that the average width of hair in field of view of microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? तो हमको ना यहाँ पे thickness of hair निकालना है। तो यहाँ पे ना माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100 का मीनिंग क्या होता है ना, जैसे मान लो आप कोई आपका कोई हेयर लियो, ठीक है, या फिर कोई बॉल पकड़ लो, कोई भी बॉल लियो, उसका डायमीटर है 10, ठीक है। अब जब माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100 का मतलब क्या हो रहा है ना, वो आपको 100 गुना ज्यादा जूम करके दिखाएगा। मान लो कि अगर 10 का था तो वो आपको 10 × 100 कितना होता है, 1000, 1000 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे 100 मतलब क्या हुआ ना कि आप जो भी चीज देख रहे हो ना वो 100 गुना आपको ज्यादा जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे उस लड़के जो भी स्टूडेंट ने ये जो मेजर किया ना वो 3.5 mm जो मेजर किया है, उसने जो भी वैल्यू मेजर किया ना वो एक्चुअली 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा मेजर किया है। एक्चुअल इसका रियल थिकनेस क्या होगा, जो भी वो मेजर किया है उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा हमको मैग्निफिकेशन जितना भी है। अपना पहले ये समझो जैसे कि माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन जो दिया होता है वो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज को कितना टाइम्स जूम्ड करके देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 100। तो उस स्टूडेंट ने 3.5 mm का जो ऑब्जर्वेशन लिया है, ऑब्जर्वेटिव लिया है, वो 100 टाइम्स ज्यादा लिया है। तो रियल थिकनेस एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व्ड विथ लिया 3.5 लिया mm डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन। अगर मान लो ये मैग्निफिकेशन 1000 होता तो डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे क्या है 100 है तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो रियल थिकनेस इज इक्वल टू क्या होगा 3.5 mm डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.035। आप इसको राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हो, ये भी आंसर सही है, या फिर राउंडिंग ऑप्शन पे देखना, चार ऑप्शन रहता है ना हमारे क्वेश्चन होता है, वहाँ पे चार ऑप्शन है, 0.035 mm दिया है तो वो भी ठीक है, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ 1 2 3 तो 10⁻⁻3 और एक और आगे गया तो 10⁻⁴ उसके एक आगे लेके गए तो 10⁻⁵। ठीक है, इसको आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो 3.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन